तो जस्ट इंग्लिश क्लासेस, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और गाइस, प्रैक्टिस सेट 81 है और मैं करा रही हूँ आपको DTEP UP TGT PGT अदर स्टेट TGT PGT एग्जाम्स के लिए, EMRS के लिए भी आप देख सकते हो। तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपको हर एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है। ठीक है, बिल्कुल गाइस जुड़ जाइए मेरे साथ। अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन लेवल आपको मिलेगा और वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या है आज की वीडियो में। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा, ये रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी। और लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देती हूँ, उसका आंसर आपको मुझे ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए देखेंगे गाइज क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, द एनालिसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैटर्न ऑफ हैंड राइटिंग। ये क्वेश्चन देखिए आज कुछ ऐसे हैं, इनको समझिएगा, इनकी लैंग्वेज आप समझिएगा। लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन ही हमें ले डूबते हैं जो पेपर में इस तरीके से आते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। तो लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इनकी, तभी आप इनको कर पाएंगे। तो देखिए, द एनालिसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैटर्न ऑफ हैंड राइटिंग विद अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द राइटर। देखिए, किसी भी राइटर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ट्राई किया जाता है, जो अटेम्प्ट प्रयास किया जाता है, उसको ये एक एनालिसिस होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का। जो हैंड राइटिंग होती है उसको समझिए, व्यक्ति की नहीं, जो हैंड राइटिंग होती है उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका जो पैटर्न है उसको एनालिसिस करने का, ताकि हम किसी भी राइटर को अटेम्प्ट मतलब उसको जो है आइडेंटिफाई कर सके कि वो क्या है और कैसे है। तो उसको क्या कहते हैं? ये ग्राफोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी है, लिथोग्राफी है, या फिर जेरेंटोलॉजी है? बताइए। तो इसमें आपका ग्राफोलॉजी आंसर हो जाएगा, यानी कि हम जाएंगे पहले ही ऑप्शन पे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। द स्टडी ऑफ रिलीजन, तो इसमें थियोलॉजी है, वेंट्रीलोक्विस्ट है, डिप्सोमेनिया है, पायरोमेनिया है। पायरोमेनिया देखिए आग लगाने की जो हैबिट रहती है उसको कहते हैं। चलिए, डिप्सोमेनिया बहुत ज़्यादा जो पीने की जो लत लगी रहती है, ड्रिंक करने की, तो उसको डिप्सोमेनिया कहते हैं, डूबा रहता है व्यक्ति, है ना। और थियोलॉजी हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर ए ऑप्शन है इसमें भी। ठीक है गाइस, इसमें भी जो आंसर है आपका वो ए ऑप्शन है, तो बिल्कुल आप इस पर जा सकते हो। थियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ रिलीजन को। एपिक थिएटर इज अ टर्म दैट द ग्रे प्लेराइट डैश इन द 1920s अप्लाइड टू हिज प्लेस, है ना। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जो एपिक थिएटर एक टर्म है जिसमें जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, दे जर्मन, ये मैंने छोटा इसको कर दिया, यहाँ पे जर्मन होना चाहिए था गाइस, सॉरी इसके लिए। जर्मन है ये, पता नहीं कैसे कई बार टाइपो हो जाता है, जर्मन है ये, है ना। तो जर्मन प्लेराइट जो है क्या करते थे, 1920s में अप्लाई करते थे अपने प्लेस के अंदर। तो ये आपका एड्रेस मैन है, ल्यूकस मेस है, और क्लाउज मैन है, या फिर बर्लोट ब्रिस्ट है। तो ये आपके डी ऑप्शन होगा। एपिक थिएटर ये एक टर्म है जिसको जो है प्लेराइट ये बर्लोट ब्रिस्ट नाम के जो थे इन्होंने किया था। ठीक है, आ शॉर्ट इंटरेस्टिंग, एक छोटी सी रुचिकर जो और इंसाइटफुल आइडिया होता है। ये कैसा? छोटा सा रुचिकर और इंसाइटफुल, इंसाइटफुल अंतर्दृष्टि से भरा हुआ, समझ सूझ से भरा हुआ, है ना। और थॉट अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो विचार होते हैं, एक्सप्रेस्ड इन अ विटी, और उनको जब हम किसी विटी मतलब मजाक वाली लैंग्वेज में, सटायर हास्य वाली लैंग्वेज में और फनी तरीके से हम उसको दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या होता है? एडमेटस है, एपिग्राम है, एफोरिज्म है, एपिग्राफ कहते हैं इसको। तो देखिए इसको आप इपीग्राम कहते हैं। ठीक है, इपीग्राम ये हो जाएगा आपका इपीग्राम। ठीक है, विटी, विटी तो ये समझदारी वाली, सॉरी मैंने थोड़ा सटायर तो आपको पता ही है, और विटी थोड़ा हो जाएगा मतलब बुद्धिमानी के साथ, जब स्किल के साथ जब चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं ना। चलिए, ये बताया गया है एफिथा, ये क्या है गाइस? हाँ, एफिथैलेमियन। एपिथैलेमियन तो उसको लैटिन में पढ़ा जाता है, और वैसे पढ़ा जाता है इसको एपिथैलेमियम, है ना। ये एक प्रोज है रिटिन टू सेलिब्रेट, किस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए इसको लिखा जाता था? तो बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, या फिर बरियल सेरेमनी। तो ये आपका मैरिज सॉन्ग है। क्या है ये? बी ऑप्शन है, मैरिज सॉन्ग है, एपिथैलेमियन। ठीक है, चलेंगे।
एन इन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ ब्लंट वन, मतलब किसी भी एक बहुत ब्लंट वन की जगह पे जब हम इन ऑफेंसिव तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इज फल्ट टू बी डिसएग्री, ब्लंट थोड़ा स्पष्ट नहीं रहता है ना, और टू बी डिसएग्रीएबल और एम्बैरेसिंग, और थोड़ा डिसएग्रीएबल भी होता है, एम्बैरेसिंग भी होता है। डिसएग्रीएबल जिसको एक तरीके से लोग बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना, और एम्बैरस वही हो जाता है, थोड़ा एम्बैरस करने वाला। तो अवॉइडेंस है, मिटिगेशन है, रेटोरिक है, यूफेमिज्म है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूफेमिज्म कहते हैं इसको, यानी कि डी ऑप्शन है। Who in his theory of poetry made the distinction between fancy and imagination? ये तो आप ज़रूर जानते होंगे कि फैंसी और इमेजिनेशन के बीच में जो है डिस्टिंक्शन किसने दी है अपने पोएट्री के अंदर, इस थ्योरी को किसने रखा है, तो ये आपके एस टी कॉलेज है, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। द मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट ओरिजिन्स फ्रॉम, जो मॉडर्न फेमिनिस्ट ये मूवमेंट था, ये ओरिजिन हुआ कहाँ से हुआ, द सेकंड सेक्स बाय सिमोन डी बीवर, मॉडर्न फेमिनिस्ट की बात हो रही है, ठीक है, और मूवमेंट है ये, ओरिजिन हुआ है क्या सेकंड सेक्स नाम की बुक से, सिमोन डी बीवर की, या फिर द ब्लैक वुमेन एन एंथोलॉजी एडिटेड बाय केड, या फिर आ रूम ऑफ वंस ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ, या फिर सेक्सुअल पॉलिटिक्स बाय केट मिलेट। तो ये भी आपका ए ही ऑप्शन है इसमें, द सेकंड सेक्स से ही ये जो है ओरिजिन इसका हुआ है, जो सिमोन डी बीवर के द्वारा इसको लिखा गया था। फैलोगो क्रेंटिसिज्म, ये क्रेंटिसिज्म थोड़ी क्रेंटिसिज्म होगा शायद, ये है ना, क्रेंटिसिज्म है, क्या है ये, क्योंकि सीजम ही होता है इस तरीके से, रिज्म तो नहीं होता, ये देख लेना आप इसको, ये सी बना दीजिए छोटा सा, ये ना सी बना दीजिए यहाँ पे। चलिए, फैलोगो सेंट्रिसिज्म इज़ अ फेमस टर्म कोइंड बाय, किसके द्वारा कोइंड किया गया है, सिगमंड फ्रायर, जैक्स डेरिडा, जैक्स लैकन, या फिर कार्ल जूंग। तो ये जैक्स डेरिडा का है गाइस, ठीक है, जैक्स डेरिडा का है, बी ऑप्शन है हमारे पास में, और इसको रेफर किया गया है प्रिविलेजिंग ऑफ द मैस्कुलाइन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, हु रोट अ बुक ट्रूथ फिक्शन एंड लिटरेचर अ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, ये पूरा नेम है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये पूरा नेम है बुक का, किसने लिखी है ये बुक, ट्रूथ फिक्शन और लिटरेचर अ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, 1994 में लिखा गया है इसको। तो ये आपका पीटर लेमार्क एंड स्टीन ह्यूगन ऑल्सन के द्वारा ही इसको लिखा गया है, पहला ही है, बहुत बड़ा सा नाम है, पीटर लेमार्क एंड स्टीन ह्यूगम, दो बंदी, ठीक है, ऑल्सन। फोक प्लेज परफॉर्म्ड बाय ट्रूप्स, देखिए ट्रूप डांसर्स का ग्रुप होता है, आप जानते हो, तो इसके द्वारा फोक प्लेज को परफॉर्म किया जाता था, है ना, एमेटर एक्टर्स इसमें होते थे, और ट्रेडिशनली ऑल मेल, और सारे मेल होते थे, फीमेल नहीं होती थी, जो मेल बनती थी, जो फीमेल बनती थी वो भी मेल के द्वारा ही बनती थी, मतलब मेल को ही डिस्गाइज करके फीमेल बनाया जाता था, तो नोन एज ममर्स एंड गाइजर्स, तो इनको ममर्स प्लेज कहते थे, ड्रमर्स प्लेज कहते थे, गमर्स, या फिर ऑल ऑफ दिस कहते थे, बिल्कुल। तो देखिए अगर इसमें देखेंगे तो ममर्स प्लेस कहा जाता था इनको, ठीक है, ममर्स, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है। आ शॉर्ट नैरेटिव इन प्रोज ऑफ अननोन ऑथरशिप which has been transmitted orally, many of these tales eventually achieve written form। देखिए समझिए पहले इस क्वेश्चन को आप, ए शॉर्ट नैरेटिव इन प्रोज ऑफ अननोन ऑथरशिप, किसी भी अननोन ऑथरशिप, हमें नहीं पता है कि भाई किसके द्वारा ये चीज़ ओरिजिन है या लिखी गई है, ये शॉर्ट नैरेटिव रहता है, और विच हैज़ बिन ट्रांसमिटेड ओरली, इसको ओरली ट्रांसमिट किया जाता है, और मैनी ऑफ दीज टेल्स, इसमें से बहुत सारी जो कहानियाँ हैं वो केवल क्या है, अचीव रिटिन फॉर्म, किस फॉर्म में होती है, रिटिन फॉर्म में होती हैं। तो फोकलोर्स है, फोकलोर है, पेंटोमाइम है, रिवल्स है, क्या है इसके अंदर, तो ये आपका फोक टेल्स होती हैं, ठीक है, फोक टेल्स होती हैं। और एक और बता दूं, इसी टाइप का मिलेगा आपको बिल्कुल क्वेश्चन, बस इसमें फ़र्क क्या होगा कि इवेंचुअली वो रिटिन फॉर्म में नहीं होता, वो भी एक तरीके से आइडियाज़ होते हैं, ठीक है ना, ये आपके जो है आइडियाज़ रहते हैं, इनमें कलेक्टिव नेम अप्लाइड टू सेइंग्स होती हैं, वर्बल कंपोजिशन होती हैं, सोशल रिचुअल रहते हैं ना, और उसमें क्या होता है, वो मुंह से जगह, वर्ड की जगह माउथ से चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल ज़्यादा होते हैं रिटिन फॉर्म की जगह, तो उसका फोकलोर कहते हो, समझ लेना इसको ध्यान से, फोकलोर। लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपका क्या है, फोक टेल्स है।
व्हेन अ बुक इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, जब आपके सामने कोई बुक ओपन की जाती है तो द पेज ऑन द राइट में जो पेज रहता है वो क्या कहलाता है, शायद रेक्टो, और जो लेफ्ट में रहता है वो वर्सो कहलाता है। ठीक है, तो शायद आपको पता होगा, वैसे अगर नहीं पता है तो अभी पता चल गया आपको। ठीक है, तो देखिए रेक्टो और वर्सो, जो राइट में पेज होता है वो रेक्टो और जो लेफ्ट में पेज खुलता है वो वर्सो। ठीक है, याद रखिएगा इसको। टर्म फ्रेंच इन ऑरिजिन, एक ओरिजिन उसका जो है फ्रेंच है, फ्रेंच वर्ड है, तो दैट डिनोट्स टाइप ऑफ क्लासेस ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेचर की क्लासेस को डिनोट करता है, तो वो तो जॉनर ही होता है, आपको पता है सभी को जॉनर्स होते हैं। तो ये आपको ये भी पता चल गया कि इसका ओरिजिन जो है फ्रेंच है। ठीक है, द टर्म रेफर्स टू द विंडिकेशन ऑफ गॉड। ठीक है, विंडिकेशन ऑफ गॉड को रेफर्स करती है टर्म। इट इज आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाई अ गुड गॉड परमिट्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ इविल, कि कैसे कोई भी अच्छा जो गॉड रहता है वो किसी बुराई को परमिट कर देता है, दस रिजॉल्विंग द इश्यू ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इविल, है ना, और उसको रिजॉल्व करने की जगह पे उस परेशानी को, इविल्स को, उसको परमिट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये थियोडिसी है, थ्योक्री है, थियोमेडिसी है, थियोमेनिया है, बताइए इसमें। हाँ, तो देखिए ये आपका हो जाएगा पहला ही थियोडिसी। ये जो ए है ये बेवजह लगा है यहाँ पे, ये वाला ए कुछ नहीं है, ये थियोडिसी, ये आपका आंसर है। ठीक है, कोच इज एन ओड सिंगिंग ऑफ, ये कोच होती है, एक ओड होती है, ये कोच इज एन ओड सिंगिंग ऑफ, ये क्या, द ओल्ड ग्लोरीज ऑफ द पास्ट होती है, डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन है, या फिर सेलिब्रेशंस के टाइम पे, या फिर विक्ट्री के टाइम पे, किस चीज़ के लिए जो कोच नाम की ये ओड जो है सिंगिंग फॉर्म में रहती है। यस, तो देखिए ये आपका हो जाएगा पहला ही, द ओल्ड ग्लोरीज ऑफ द पास्ट, तो इसको हम कोच कहते हैं। ठीक, विच वन इज नॉन एज द इरेगुलर ऑड, इनमें से कौन सी इरेगुलर ऑड के रूप में जानी जाती है, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, ईपोड, काउलियन ऑड। तो देखिए इरेगुलर की बात करेंगे तो ये आपकी काउलियन ऑड हो जाएगी, यानी कि जो अब्राहम कॉले के द्वारा इसको किया गया था कॉइन। हु ओड्स, विच ओड्स वर जनरली रिटन फॉर पब्लिक ओकेजन्स, कौन सी ओड हैं जो जनरली जो पब्लिक ओकेजन्स पे पब्लिक ओकेजन्स पे लिखी जाती हैं, तो ये आपकी पिंडारी कोड है, इसमें होरेशियन है, कॉलियन है, नन ऑफ दीज है, तो ये आपका बन जाएगा भाई इसमें पिंडारी कोड्स। ठीक है, जिसमें स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड होता है। मॉडर्न लिरिक कवर्स अ वाइड रेंज, जो मॉडर्न लिरिक रहती हैं वो एक बड़ी रेंज को कवर करती हैं किसी भी विषय की और क्वालिटीज़ की। तो इट इज़ आर्टिफिशियल होती हैं, ये रियलिस्टिक होती है, ग्रैंड है, या फिर सब्जेक्टिव है। देखिए लिरिक की बात करेंगे तो वो सब्जेक्टिव ही होती है, चाहे वो बड़े एरिया को कवर करे, छोटे को करे, बट वो होती सब्जेक्टिव ही है हमेशा लिरिक। ठीक है, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन्स, नहीं है ना, दो के बीच में तो नहीं होती मोनोलॉग, क्योंकि सिंगल व्यक्ति की बात होती है मोनोलॉग के लिए। सॉलिलॉक्वी भी नहीं होती है, उसमें तो एक इनर थॉट्स रहती हैं व्यक्ति को जो लाउडली प्रेजेंट की जा रही होती हैं। एक स्पीच ऑफ पर्सन विद एन इम्प्लाइड सेंटेंस, यही हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका, एक सेकेंड गाइस, हाँ ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना, राइट। चलेंगे, अ पोएटिक लिरिक प्रेजेंटेड ऑफर्स इज कॉल्ड, एक पोएटिक लिरिक जो प्रेजेंटेड ऑफर्स इज कॉल्ड, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, पोएटिक लिरिक है, और बैलेड है, वर्स है, या फिर सॉन्ग है, क्या कहते हैं इसको। यस, हाँ देखिए इसमें बैलेड हो जाएगा। प्रेजेंटेड इन एक्शन, ये क्वेश्चन ही कुछ गलत हो गया यहाँ पे, प्रेजेंटेड इन ऑफर्स थोड़ी ना, प्रेजेंटेड इन, ये एक सेकेंड, हाँ ये हमारा हो गया था, एक सेकेंड, ये नहीं हुआ था, है ना, तो ये ऑफर्स नहीं है यहाँ पे गाइस, ये प्रेजेंटेड इन, ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा अगर ये मैंने ठीक नहीं किया। प्रेजेंटेड इन एक्शन होगा यहाँ पे, जो एक्शन के रूप में जिसको प्रेजेंट किया जाता है लिरिक को, उसको क्या कहते हैं, तो बैलेड है यहाँ। ठीक है, चलेंगे, द ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफर्स स्कोप फॉर अ साइकोलॉजिकल स्टडी, किस चीज़ की साइकोलॉजिकल स्टडी की जाती है ड्रामेटिक मोनोलॉग के द्वारा, बिहेवियर की, हार्ट की, ह्यूमन माइंड की, या फिर नन ऑफ दीज, तो ह्यूमन माइंड की जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि मोनोलॉग देखिए खुद की व्यक्ति बातें करता है, इसमें अपने ही बारे में जो जैसी मेंटलिटी उस इंसान की रहती है उस टाइम पे, उसी तरीके से वो लिखता है। ठीक है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ स्टडी ऑफ, ड्रामेटिक मोनोलॉग किस चीज़ की स्टडी है, पर्सन की, इन्वायरमेंट की, वर्ड्स की, या फिर कैरेक्टर की। तो ये आपका हो जाएगा कैरेक्टर की स्टडी है ये, कि कोई व्यक्ति कैसा इंसान है, वो उसी टाइप की चीज़ों को लिखता है। द कास्केट्स, ये आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस से कुछ क्वेश्चन है, 2-4 देख लीजिएगा इनको अच्छे से। द कास्केट्स दैट पोर्शियाज सूटर्स मस्ट पिक, सूटर्स जो है जो वही शादी करने के लिए जो आ रहे होते हैं पोर्शिया की,
उसमें स्वयंवर टाइप में जो रहता है। तो पिक फॉर्म आर मेड ऑफ व्हाट मटेरियल्स, वो जो उनको कास्केट चूज करने हैं वो किस मटेरियल से बने हुए हैं? क्या गोल्ड सिल्वर और लेड से बने हैं, टीक महोगनी पाइन से बने हैं, बोन पोर्टलैंड क्ले या फिर मार्बल स्टोन ब्रिक से बने हैं? तो ये आप पहला ही है यहाँ पे गाइस, गोल्ड सिल्वर और लेड से बने हैं। ठीक है, एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का है और एक लेड का है। Who loses the opportunity to marry Portia by choosing the silver box? कौन इस अपॉर्चुनिटी को खो देता है सिल्वर बॉक्स चूज करके शादी करने की पोर्सिया से? कौन खो देता है अपॉर्चुनिटी और वो सिल्वर बॉक्स को चूज करता है? तो ये हो जाएगा आपका द प्रिंस ऑफ एरागोन, बी ऑप्शन। Who enters the court disguised as a young doctor of law नेम्ड बाल्थाजार? ठीक है, बाल्थाजार नाम के रूप में डिस्गाइज होकर के कौन एंटर करती है रूम में? डॉक्टर ऑफ लॉ की नेम्ड से, बाल्थाजार नेम्ड से, है ना। तो पोर्शिया है, ये नरीसा है, जेसिका है या फिर लोरेंजो है? तो ये इसमें क्या बनेगा आपका? आई थिंक ये पोर्शिया है। ठीक है, वही तो आती है ना वहाँ पर वकील बन के, पोर्शिया। शेक्सपियर बोरोव्ड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम? ये जो शेक्सपियर है ये रोमांटिक कॉमेडी का जो इसका फॉर्मूला है वो कहाँ से बोरो करते हैं? तो भाई रोमांटिक कॉमेडी रॉबर्ट ग्रीन से बोरो करते हैं, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग अपस्टार्ट क्रो भी कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने इनको, है ना। शेक्सपियर्स प्ले इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पोंडोस्टो। बताइए इसमें कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जो ड्रामेटाइजेशन करता है रॉबर्ट ग्रीन के पोंडोस्टो का? तो ये भाई आपका विंटर्स टेल है। ठीक है, विंटर्स टेल, डी ऑप्शन। हाउ डज एल एलिग्रो एंड? मिल्टन की जो एल एलिग्रो है वो कैसे एंड होती है? क्या तो ये आप डायरेक्ट आंसर ही देख लीजिए, विद द स्पीकर एंजॉइंग द थिएटर। ठीक है, विद द स्पीकर एंजॉइंग द थिएटर, इस चीज़ पे जाके, सॉरी बी ऑप्शन है ना, बी। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है गाइस, इसका आंसर कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। विच लेटर वर्क वॉज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पीकर इन एल एलिग्रो? एल एलिग्रो के अंदर कौन सा लेटर वर्क है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है स्पीकर को? क्या वो एरोपेसिटी है, ऑन शेक्सपियर है, कॉमन्स है या फिर ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी है? बताइएगा इसका आंसर मुझे ज़रूर कीजिएगा गाइस, कुछ अच्छा ही पता चलेगा आपको। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से।